हाँ भाई, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी, एक चैप्टर पढ़ा था हमने, और वो चैप्टर था भारत का परिचय। कौन सा चैप्टर था भाई? भारत का परिचय। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक पोर्शन बचा था, हमने तीन भाग लिए थे ना इसके, तीन भाग लिए थे। एक ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, एक राजनैतिक, राजनैतिक, और एक है भौगोलिक, भौगोलिक। तो ये जो भौगोलिक वाला पार्ट है ना, ये हम भारत के भौतिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों में, क्योंकि नहीं तो ये डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही पढ़ना पड़ेगा, वहां पर भी वही पढ़ना पड़ेगा, तो हम तभी बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और ये चैप्टर है भारत की जलवायु। लिखेंगे भारत की जलवायु। अगला चैप्टर है हमारा भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। ठीक है, देखो, चैप्टर कोई भी नहीं रहेगा आपका, एक सीक्वेंस सा है। अभी मैं ये बता दूंगा, फिर आपको प्रदेश वाइज पता चलता जाएगा कि कहाँ किस प्रकार की स्थिति है, इसलिए ये लिया है। ठीक है, देखो, पहले ना हम भारत की बात कर रहे हैं, ना हम विश्व की बात कर रहे हैं, ना हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? ये जो जलवायु शब्द है ना, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात करें, जलवायु जो शब्द है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो जलवायु शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है ये? हिंदी भाषा का। और हिंदी क्या पूरे विश्व में बोली जाती है क्या? नहीं बोली जाती। इसका मतलब ये है कि इसको सिर्फ जलवायु हम भारत में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? भारत में। तो हमने क्या कहा कि विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर, या हम ये कहें आंग्ल भाषा में। कौन सी भाषा में? आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा का मतलब है अंग्रेजी भाषा। आंग्ल भाषा का मतलब क्या है? अंग्रेजी भाषा। अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमने क्यों ली? क्योंकि अंग्रेजी पूरे विश्व स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है। पूरे विश्व स्तर पर बोली जाती है। आप जर्मनी जा रहे हैं, आपको जर्मन नहीं आती, अंग्रेजी आती है तो काम चल जाएगा। आप चाइना जा रहे हैं, आपको चाइनीज नहीं आती है, इंग्लिश आती है तो काम चल जाएगा। फ्रांस जा रहे हैं, फ्रेंच नहीं आती, इंग्लिश आती है तो भी काम चल जाएगा। मतलब अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व के स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, तो विश्व स्तर पर या अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं क्लाइमेट। क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। कि जलवायु जो शब्द है, इसको विश्व स्तर पर या अंग्रेजी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात ये हुई कि ये जो शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, कि ये जो क्लाइमेट जो शब्द है, आखिर में ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? तो हम कहते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन, लैटिन व यूनानी, यूनानी या इसको ग्रीक लैंग्वेज भी कहते हैं, यूनानी भाषा के एक शब्द से हुई है, और वो शब्द है क्लाइमा। कौन सा शब्द है? क्लाइमा। कि क्लाइमेट जो शब्द है वो लैटिन या यूनानी भाषा के क्लाइमा नामक शब्द से निकला है। और ये जो क्लाइमा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का झुकाव। क्या होता है? पृथ्वी का झुकाव। मतलब पृथ्वी का जो झुकाव है ये कहीं ना कहीं जलवायु को निर्धारित करने का काम करता है। आ रही बात समझ में? तो पहले हमने क्या बात की है? शब्द को लेकर, ये शब्द कहाँ से आया, कौन सी भाषा से आया है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जलवायु को विश्व स्तर पर क्या कहते हैं भाई? क्लाइमेट। ठीक है, दूसरी बात कि ये कौन सी भाषा से निकला हुआ शब्द है? तो लैटिन या यूनानी भाषा। लैटिन भाषा कौन सी है? दक्षिण अमेरिकी जो देश हैं आपके, ये दक्षिण अमेरिका है, और इन दक्षिण अमेरिकी देशों को लैटिन देश कहा जाता है, लतीन देश कहा जाता है, या इनको लैटिन कंट्रीज कहा जाता है। लैटिन देश या कंट्रीज इनको कहा जाता है। तो यहाँ जो भाषा बोलती है वो कौन सी भाषा है? लैटिन भाषा। यूरोप में जो यूनान है, जिसको वर्तमान में आप ग्रीस कहते हैं, वहां बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यूनानी भाषा।
ठीक है। तो यूनानी या लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है? क्लाइमा। और क्लाइमा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का झुकाव। क्या होता है भाई? पृथ्वी का झुकाव। क्लियर है? हेडिंग लगाएंगे भारत की जलवायु। देखें भारत की जलवायु। अगर उसको थोड़ा सा कैमरे को ना यूं मूव कर, थोड़ा सा हल्का सा। हाँ, इधर इधर नहीं, उल्टी उल्टी साइड। हाँ, और थोड़ा, बस सही। लिखें भारत की जलवायु। लिखें जलवायु को विश्व स्तर पर, जलवायु को विश्व स्तर पर या आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा, या आंग्ल भाषा में क्लाइमेट, आंग्ल भाषा में क्लाइमेट कहा जाता है। CLIMATE, क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखें। इस शब्द की उत्पत्ति, अगली लाइन से, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनानी भाषा के, लैटिन व यूनानी भाषा के क्लाइमा नामक शब्द से हुई है। क्लाइमा नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का झुकाव। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का झुकाव। ठीक है, तो अभी हमने केवल शब्द की बात की है, केवल जो जलवायु शब्द है उसको डिफाइन किया है कि जलवायु क्या है। अब देखो, मैं यहाँ 3 शब्द ले रहा हूँ। कितने शब्द ले रहा हूँ भाई? 3 शब्द ले रहा हूँ। कौन कौन से हैं शब्द? तो पहला शब्द है जलवायु। कौन सा शब्द है? जलवायु। दूसरा एक शब्द है मौसम। कौन सा शब्द है? मौसम। और तीसरा एक शब्द यहां ले रहा हूं, ये है ऋतु। ये क्या है? ऋतु। जलवायु, मौसम और ऋतु। क्लाइमेट, वेदर एंड सीजन, 3 शब्द लिए मैंने। अब जलवायु जो शब्द है इसका निर्धारण 2 कारक करते हैं। इसका निर्धारण कितने कारक करते हैं? 2 कारक, 2 फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं। कौन कौन से कारक हैं वो? तो नाम से पता चल रहा है। कौन कौन से कारक हैं? नाम, नाम से पता चल रहा है कौन कौन से। जल और, मूर्खों जो जैसा होता है वैसा नहीं दिखता, जल और वायु। अगर इतना ही आसान होता तो फिर मैं इसको पढ़ाता ही नहीं। बात आ रही समझ में? तो 2 कारक इसको निर्धारित करते हैं। कौन कौन से? एक है तापमान। एक कौन सा? पहला तापमान। और दूसरा कौन सा है? आर्द्रता। दूसरा कौन सा है? आर्द्रता। या इसको हम कह सकते हैं वर्षा की मात्रा। वर्षा की मात्रा। बात समझ में आ रही है? तो तापमान को, जलवायु को 2 कारक इसका निर्धारण करते हैं। 2 कारक क्या करते हैं? इसका निर्धारण करते हैं। और रीजनिंग वाले सर हैं। 2 कारक इसका निर्धारण करते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला कारक कौन सा भाई? कौन सा? तापमान। और दूसरा कारक है आर्द्रता या वर्षा की मात्रा। क्लियर है बात? अगला देखें कि मौसम जो शब्द है ये भी 2 कारक निर्धारण करते हैं इसका। कितने कारक? 2 कारक। कौन कौन से? तो यहां पर भी पहला कारक कौन सा है? तापमान। कौन सा कारक है भाई? तापमान।
और दूसरा कारक यहां पर भी कौन सा है? आर्द्रता या वर्षा की मात्रा। आर्द्रता या वर्षा की मात्रा। और ऋतु का भी निर्धारण दो कारक करते हैं। कौन कौन से? तो पहला कारक कौन सा है? यहां पर भी तापमान, और दूसरा कारक यहां पर भी कौन सा है? आर्द्रता या वर्षा की मात्रा। आर्द्रता या वर्षा की मात्रा। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हुआ कि तीनों शब्दों का निर्धारण समान प्रकार के कारक कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इधर ध्यान दे कि तीनों कारकों का निर्धारण समान प्रकार के कारक कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हम मौसम को ही जलवायु कह सकते हैं, जलवायु को ही हम मौसम कह सकते हैं। कि जलवायु को मौसम, मौसम को जलवायु, या जलवायु को ऋतु, ऋतु को मौसम, ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का निर्धारण समान प्रकार के कारक कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी आप सुबह जब अखबार खोलते हो तो उसमें लिखा रहता है कि भरतपुर का मौसम आज ऐसा रहेगा। आता है कि नहीं आता? टीवी में जब हम न्यूज देखते हैं तो उसमें आता है वेदर रिपोर्ट। वेदर मतलब मौसम, मौसम की जानकारी। अगर जब एक ही होते तो अखबार में यह आ सकता था कि आज की जलवायु, या टीवी में क्या आता? मौसम रिपोर्ट आ रही है ना, तो जलवायु की रिपोर्ट आती, जलवायु की रिपोर्ट आती, क्लाइमेटिक रिपोर्ट आती उसमें। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जब ये मतलब समय का परिवर्तन होता है, हम क्या कह रहे हैं कि जब हम मौसम के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब है कि इनमें आपस में क्या है? कुछ ना कुछ भिन्नता है, कुछ ना कुछ क्या है? अंतर है। कि भले ही इनके कारक समान हैं, राघव, कि भले ही इनके कारक समान हैं, लेकिन फिर भी तीनों में क्या है? अंतर है। तीनों में क्या है? अंतर। अब अंतर क्या है? देखो, इसमें जो अंतर किया जाता है वो समय को लेकर, ठीक है, समय और क्षेत्र को लेकर किया जाता है। इन तीनों में जब अंतर किया जाएगा तो किस किस को लेकर? समय और क्षेत्र को लेकर। जैसे कि हम कहते हैं किसी बड़े क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए, किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घ अवधि के लिए तापमान और आर्द्रता का जो औसत योग होता है यह जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु। तो क्या कहा हमने कि किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घ अवधि के लिए तापमान और आर्द्रता का जो औसत योग होता है क्या कहलाता है? जलवायु। ठीक है। क्षेत्र कितना हो सकता है इसमें? या तो एक राज्य हो, या एक देश हो, या एक महाद्वीप हो, या पूरा विश्व हो। हम पढ़ते हैं ना राजस्थान की जलवायु, लेकिन हमने कभी भरतपुर की जलवायु नहीं पढ़ी। तो क्षेत्र कैसा चाहिए इसमें? बड़ा। समय कितना होना चाहिए? तो कम से कम 30 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। ज्यादा से ज्यादा 50 साल। मतलब 30 से 50 सालों के बीच में किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण किया जाता है। बात आ गई समझ में? तो पहली परिभाषा क्लियर है सबको? क्या परिभाषा बनी जलवायु की? किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घ अवधि के लिए तापमान और आर्द्रता का औसत योग क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्लियर है? और अगर इसका उल्टा कर दें कि किसी छोटे क्षेत्र में, किसी छोटे क्षेत्र में अल्प अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए तापमान और आर्द्रता का जो योग होता है यह मौसम कहलाता है। ये क्या बताता है? मौसम बताता है। ठीक है। क्षेत्र कैसा होता है? एक गांव हो सकता है, नगर हो सकता है, ढाणी हो सकती है, जिला हो सकता है। ठीक है। पढ़ते ना, भरतपुर का मौसम आज ऐसा रहने का अनुमान है, वेदर रिपोर्ट आती है ना। समय कितना? कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक की अवधि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे सुबह बारिश हुई तो हमने क्या कहा? यार मौसम खराब सा हो गया। दिन में सूरज निकल आया, हमने कहा अब तो मौसम क्या हो गया? ठीक हो गया। शाम को वापस बारिश होगी तो हमने क्या कहा? यार मौसम फिर से बिगड़ गया। तो एक दिन में चल रही है ना ये चीजें, एक दिन में चल रही है। 4-4, 5-5 दिन जब लगातार बारिश होती है, जब लगातार कोहरा पड़ता है तो हम क्या कहते हैं? यार मौसम बड़ा खराब है 5 दिन से। कहते हैं कि नहीं कहते? तो इसका मतलब किसी छोटे क्षेत्र में अल्प अवधि के लिए तापमान और आर्द्रता का जो औसत योग होता है यही क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। क्लियर है? दो परिभाषाएं सबको। तीसरी बात करते हैं कि किसी बड़े क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में
3-4 माह के लिए तापमान और आर्द्रता का जो औसत योग होता है ये ऋतु कहलाता है। ऋतु आप देखते हो 3-4 महीने की होती है। ठीक है, अब ऋतु ऐसा तो नहीं कि भरतपुर की अलग होगी, जयपुर की अलग होगी। एक गोलार्ध के लिए एक ऋतु होगी, एक गोलार्ध के लिए एक ऋतु होगी, तो क्षेत्र कैसा हो गया, बड़ा। कितने महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए। तापमान और आर्द्रता का जो औसत योग होता है ये ऋतु कहलाता है, ये सीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सीजन। तो तीनों में अंतर याद रहेगा कि जलवायु का मतलब क्या है, मौसम का मतलब क्या है, ऋतु का मतलब क्या है, याद रहेगा, पक्की बात। लिखो, पहली हेडिंग लगाएंगे जलवायु। जलवायु, जलवायु में लिखें किसी बड़े क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घ अवधि के लिए दीर्घ अवधि के लिए तापमान व आर्द्रता, तापमान व आर्द्रता, आर्द्रता ब्रैकेट में लिखेंगे वर्षा की मात्रा, वर्षा की मात्रा, एवरेज रेनफॉल का औसत योग, का औसत योग जलवायु कहलाता है। जलवायु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे मौसम। देखें किसी छोटे क्षेत्र में, किसी छोटे क्षेत्र में अल्प अवधि के लिए, किसी छोटे क्षेत्र में अल्प अवधि के लिए तापमान व आर्द्रता का औसत योग, तापमान व आर्द्रता का औसत योग, आर्द्रता का औसत योग मौसम कहलाता है। मौसम कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो ऋतु। ऋतु, देखें किसी बड़े क्षेत्र में, किसी बड़े क्षेत्र में तीन चार माह के लिए, किसी बड़े क्षेत्र में 3-4 माह के लिए तापमान व आर्द्रता, तापमान व आर्द्रता का औसत योग, का औसत योग ऋतु कहलाता है। ऋतु कहलाता है। ऋतु कहलाता। ठीक है, तीनों की परिभाषाएं हो गई, अंतर समझ में आ गया तीनों में। अब देखो हमारा चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं, भारत की जलवायु। तो ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है बड़े रूप में। ठीक है, अगला रहा मौसम। देखो मौसम कुछ घंटों में बदलता रहता है, तो ये कोई पढ़ने जैसी कोई टर्म है नहीं, इसको पढ़ा नहीं जा सकता।
ठीक है, क्योंकि समय समय पर बदल रहा है। अभी का तापमान कुछ अलग है, 1 घंटे बाद कुछ अलग होगा। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऋतुओं की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? ऋतुओं की बात कर रहे हैं। क्लियर है? देखो, इससे कई सारी चीजें क्लियर होंगी अभी आपके, देखना। कम से कम इसमें से 100 प्रश्न निकलेंगे, 100 से भी ज्यादा। एक चित्र बनाऊंगा मैं, उसमें निकलेंगे। हमने क्या कहा? ऋतु। ऋतु की परिभाषा हमने क्या लिखी? कि किसी बड़े क्षेत्र में 3-4 माह के लिए जलवायु सॉरी तापमान और आर्द्रता का औसत योग क्या कहलाता है? ऋतु कहलाता है। अब भूगोल के अनुसार, किसके अनुसार? भूगोल के अनुसार, भूगोल के अनुसार, अनुसार जो ऋतुएं होती हैं, जो ऋतुएं होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कि भूगोल के अनुसार ऋतुएं कितनी होती है भाई? 4। कौन कौन सी होती है? तो नंबर 1 पर ग्रीष्म ऋतु। कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु, नंबर 1। नंबर 2 पर कौन सी है? शीत ऋतु, शीत ऋतु। नंबर 3 पर कौन सी है? तो नंबर 3 पर है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। और नंबर 4 पर कौन सी है? तो नंबर 4 पर है शरद ऋतु। कौन सी है? शरद ऋतु। ठीक है, ये भूगोल के अनुसार है कि भूगोल के अनुसार ऋतुएं कितनी होती हैं? 4। ग्रीष्म, शीत, बसंत और शरद, 4 तरह की ऋतुएं होती हैं। लेकिन हमारा जो हिंदू कैलेंडर आता है, जो हिंदी का कैलेंडर आता है, उसके अनुसार ऋतुएं 6 होती हैं। उसके अनुसार ऋतुएं कितनी होती हैं? 6। उसमें एक हेमंत ऋतु होती है, एक शिशिर ऋतु होती है। एक हेमंत और एक शिशिर। ठीक है, लेकिन भूगोल क्या मानता है? 4। भूगोल कितनी मानता है? 4। अब इन चारों ऋतुओं को हम एक चित्र बनाकर पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो। ऋतुओं में लिखना है अगला। हाँ नहीं, हेडिंग नहीं, ऋतुओं में लिखो बस। अगली लाइन से लिखेंगे। भूगोल के अनुसार ऋतुएं भूगोल के अनुसार ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। ऋतुएं 4 प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु। नंबर 2 शीत ऋतु, शीत ऋतु। नंबर 3 बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। और नंबर 4 शरद ऋतु, ऑटम सीजन, है ना। ये होगी समर, ये विंटर, ये स्प्रिंग और ये ऑटम सीजन। 4 तरह के होते हैं। कितनी तरह के? 4 तरह के। अब हम इनको एक चित्र बनाकर हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक चित्र बनाएंगे और उस चित्र के माध्यम से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये ऐसे है। ज्यादा बड़ा बन गया यार ये। छोड़ो, देखो, हमारे हाथ ही काफी है। ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया।
दो चित्र बना रहे हैं हम। कितने चित्र? दो। दोनों से समझ में आ जाएगा आपको। ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, ये क्या कहलाती है भाई? भूमध्य रेखा। कौन सी? भाई भू के मध्य से जो रेखा गुजरी, कौन सी? भूमध्य रेखा। इसके बाद यहाँ जो रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, ये मकर रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन सी है भाई? मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, या इसको कहा जाता है विषुवत रेखा। तो दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है। और ये कौन सी है? तो इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। तो ऋतुएं हो गई है, वो सॉरी, 3 रेखाएं हो गई। इसकी स्थिति क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और ये कितना है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सदर्न लैटिट्यूड, ठीक है। एनएल का मतलब उत्तरी अक्षांश, एसएल का मतलब दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? मकर रेखा। क्लियर है? अब देखो, यहां पर भी बना देते हैं। ये हो गई भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा, ठीक है। अब देखो, एक जो सर्कल होता है, इसको मैं जहां से स्टार्ट करूंगा वहीं से खत्म होता है, वहीं से खत्म होता है। तो मैं इसको कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, कहीं से भी इसको शुरू कर सकता हूं। तो करें स्टार्ट इसको। देखो, और इस पे कौन सा कलर दिख जाएगा? लाल दिख जाएगा। चलो देखें जरा। देखो भाई, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 21 जून की। दिख रहा है सबको? 21 जून। और 21 जून को ये जो सूर्य है, 21 जून को, कब? 21 जून को जो सूर्य है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। क्लियर है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। और जब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा, अब एक बात और ध्यान रखना कि हम जिन भी ऋतुओं की बात कर रहे हैं, कितनी ऋतुएं ली हमने? 4। ये चारों ऋतुएं किसके लिए हैं? उत्तरी गोलार्ध के लिए हैं। किसके लिए हैं? उत्तरी गोलार्ध के लिए हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध एक जलीय गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध कैसा है? एक जलीय गोलार्ध। इसलिए वहां पर ऋतुविक परिवर्तन नगण्य रहते हैं, ना के बराबर होते हैं। आ रही बात समझ में? भारत के दक्षिण में अगर आप जाओगे तो वहां नहीं पड़ती ठंड वंड कुछ भी। वहां 12 महीने मौसम कैसा रहता है? एक जैसा। क्यों? क्योंकि समुद्री दशा है। तो दक्षिणी गोलार्ध जो है वह एक जलीय गोलार्ध है, इसलिए वहां पर ऋतुविक परिवर्तन नगण्य रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। तो ये जो जो भी ऋतुएं हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? उत्तरी गोलार्ध के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमक रहा है भाई? कर्क रेखा पर। और सीधा चमकने को हम संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रांति। ये सीधा चमकने को हम क्या कहते हैं भाई? संक्रांति कहते हैं। तो इसको कहेंगे हम कर्क संक्रांति। क्या कहेंगे इसको? कर्क संक्रांति। बात आ रही है समझ में? तो कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को। सूर्य कहाँ चमक रहा है? कर्क रेखा पर। अब देखो, सूर्य जब इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा और इससे नीचे कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जब सूर्य यहां सीधा चमक रहा है तो यहाँ दिन बड़ा होगा कि नहीं होगा? यहाँ दिन सबसे बड़ा होगा, और जब दिन बड़ा होगा तो रात कैसी हो जाएगी? छोटी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, और रात कैसी होती है? सबसे छोटी। बोलो हाँ के ना? गर्मियों में हमारे यहाँ दिन बड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? गर्मियों में हमारे यहाँ दिन क्या हो जाते हैं? बड़े होते हैं।
ठीक है, तो अब गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें कैसी हो जाती हैं, छोटी। लेकिन अगर इसी समय हम दक्षिणी गोलार्ध के लिए बात करें तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी। बोले बात समझ में आई। और इसी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कौन सी ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का। तो ग्रीष्म ऋतु हमारे यहाँ कब चालू होती है, 21 जून को। कब चालू होती है, 21 जून को। तो सूर्य देखो यहाँ चमक रहा है, ये चमक रहा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर चमक रहा है। अब सूर्य ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि सूर्य कहां से कहां चमकता है, कर्क रेखा से भूमध्य रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा से फिर भूमध्य और फिर कर्क रेखा। तो अब सूर्य कहाँ की ओर जाएगा, भूमध्य रेखा की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, भूमध्य रेखा की ओर। तो ये लो, सूर्य कहाँ आ गया, अब भूमध्य रेखा पर आ गया। कहाँ आ गया, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर आ गया। ठीक है, और ये कब आया, तो ये आया 23 सितंबर को। कब आया ये, 23 सितंबर। तो हमारे यहाँ 21 जून से लेकर और 23 सितंबर तक कौन सी ऋतु थी भाई, ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु। क्लियर है, बोलो ये बात। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है, 21 जून से और 23 सितंबर। ठीक है, अब सूर्य विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है। क्लियर है, इसे कहा जाता है विषुव दशा। क्या कहते हैं इसको, विषुव दशा इसको कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। अब देखो, सूर्य बिल्कुल बीचों बीच चमक रहा है, तो जितना प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में जाएगा उतना ही दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों गोलार्धों में दिन और रात कैसे होंगे, समान होंगे। बोलो हाँ कि ना, पक्का। तो दोनों गोलार्धों में दिन रात, क्या हो गया, चलो। तो दिन और रात, दिन और रात कैसे हो जाएंगे, समान। और ये दशा क्या कहलाती है, विषुव दशा। क्या कहलाती है, विषुव दशा। ठीक है, और 23 सितंबर को जब ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है, तो आप देखो सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर में सुबह और शाम को हल्की हल्की सी ठंड हो जाती है। तो हमने क्या कहा कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु, शरद ऋतु। कौन सी ऋतु, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। क्लियर है। अब देखो कि सूर्य यहां से यहां आया और यहां से कहां जाएगा, अब मकर रेखा पर जाएगा। सूर्य कहां जाएगा, अब मकर रेखा पर जाएगा। और मकर रेखा पर कब आ गया ये, तो मकर रेखा पर आया ये 22 दिसंबर को। कब आ गया, 22 दिसंबर। तो इसका मतलब 23 सितंबर से और कब तक, 22 दिसंबर तक कौन सी ऋतु थी, शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी भाई, शरद ऋतु। क्लियर है। तो शरद ऋतु कब से कब तक होती है, 23 सितंबर से और 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होता है कि नहीं होता। दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में, फरवरी में खींच के जाड़े पड़ते हैं ना, क्यों, क्योंकि इसी समय हमारे यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ होती है। क्लियर है। अब देखो, मैंने शरद ऋतु लिखी भले ही यहाँ है, लेकिन ये है किसके लिए, उत्तरी गोलार्ध के लिए। है किसके लिए, उत्तरी गोलार्ध। अब सूर्य 22 दिसंबर को कहा गया, मकर रेखा पर। इसे कहा जाता है मकर संक्रांति। क्या कहा जाता है, मकर संक्रांति इसे कहा जाता है। और जो 14 या 15 जनवरी को आती है वो हमारा हिंदू धर्म का त्योहार है। ये सूर्य के अनुसार बनने वाली स्थिति है। क्लियर है बात। अब जब देखो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमक रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अब दिन बड़ा होगा कि नहीं होगा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होगा और रात कैसी होगी। तो देखें कि उत्तरी गोलार्ध में दिन तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और रात कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी। बोले बात समझ में आई। किसको, कहां पर, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन अगर इसी समय मैं उत्तरी गोलार्ध में बात करूं तो इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा, दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी। रात सबसे बड़ी। तो देखो हमारे यहाँ सर्दियों में होते हैं कि नहीं होते,
दिन छोटे हो जाते हैं और रात कैसी हो जाती है, बड़ी। क्यों? क्योंकि सूर्य कहाँ चला गया, मकर रेखा पर। सूर्य कहाँ चला गया, मकर रेखा पर। एक बात और देखो, यहां से लेकर और यहां तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमक रहा था, उत्तर के अक्षांशों पर सीधा चमक रहा था। लेकिन यहां के बाद अब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आ गया, दक्षिण के अक्षांशों पर सीधा चमक रहा है। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या हो जाता भाई, क्या हो जाता है, सूर्य दक्षिणायन। क्या हो जाता है, दक्षिणायन। तो सूर्य दक्षिणायन कब होता भाई, 23 सितंबर के बाद। क्लियर है? तो अब 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा और रात सबसे बड़ी। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, हाँ 22 दिसंबर। क्योंकि हमने क्या कहा कि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत में भी दिन सबसे छोटा होगा कि नहीं होगा, राजस्थान में भी होगा, भरतपुर में भी होगा और यहाँ राधानगर में भी होगा। होगा कि नहीं होगा? रटने की आवश्यकता पड़ी क्या कहीं? कहीं रटना नहीं है। बाकी आपको लाइन लिखाई जाती है, 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, रटने की जरूरत ही नहीं है। सूर्य सीधा चमक रहा है तो दिन ऑब्वियस बड़ा होगा, जब दिन बड़ा होगा तो रात कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब सूर्य कहाँ चला भाई, तो अब सूर्य नीचे तो जाएगा नहीं, तो सूर्य वापस कहाँ चल दिया, भूमध्य रेखा की ओर। तो ये लो, सूर्य वापस कहाँ गया, भूमध्य रेखा पर आ गया। कब आया, 21-22 मार्च, 21-22 मार्च। क्लियर है? और ये भी क्या कहलाएगी, विषुव दशा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। इस समय भी दिन रात समान होंगे कि नहीं होंगे, इस समय भी दिन रात क्या होंगे, समान। तो 22 दिसंबर से लेकर और 21-22 मार्च तक उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु रहती है भाई, शीत ऋतु। बोलो हाँ कि ना, कौन सी ऋतु रहती है, शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब सूर्य कहाँ चला गया, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर। यह दशा क्या कहलाएगी, विषुव दशा। इस समय भी दोनों गोलार्धों में जब सूर्य बीच में चमक रहा है तो जितना प्रकाश यहाँ जाएगा उतना यहाँ जाएगा, तो दिन रात कैसे होंगे, समान होंगे। और 21-22 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, तो अब सूर्य वापस कहाँ जाएगा भाई, सूर्य अब वापस चले जाएगा कर्क रेखा पर। और यहां से यहां तक कौन सी ऋतु थी, बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु थी भाई, बसंत ऋतु। अब देखो, सूर्य यहां से लेकर और यहां तक दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमका है, अब यहाँ के बाद वापस उत्तरी गोलार्ध में। तो सूर्य 21-22 मार्च के बाद क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। क्या हो जाता है, उत्तरायण हो जाता है। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में? एक प्रश्न आया एमटीएस में, पूछा गया था शायद, उसमें पूछा गया था कि किस देश में, यहाँ है कि किस देश में जो क्रिसमस डे है, क्रिसमस डे है वह ग्रीष्म काल में मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो सर्दियों में मनाते हैं, दिसंबर में आता है 25 दिसंबर को। इसमें ऑप्शन में ये था, ए ऑप्शन था कनाडा, बी ऑप्शन में इसमें था ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, सी में था इसमें, सी में कौन सा था इसमें, ग्रीस, हाँ। और डी में था इसमें न्यूजीलैंड। कौन सा था, न्यूजीलैंड। उत्तर बताएंगे इसका, है? ग्रीस। कहाँ मनाया जाता है, ग्रीस में नहीं मनाया जाता, ये न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, न्यूजीलैंड। कौन से महीने में मनाया जाता होगा, कौन से में, ग्रीष्म ऋतु में कौन से महीने में मनाया जाता होगा, अरे मूर्खो, दिसंबर में ही मनाया जाता है। लेकिन दिसंबर में जब हमारे यहाँ सर्दियां होती हैं तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, तो यहाँ पर जो देश स्थित हैं वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी कि नहीं होगी, वहां ग्रीष्म ऋतु होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो भी देश हैं वहां ये क्रिसमस डे कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में आता है।
जो उत्तरी गोलार्ध में जो देश हैं वही तो शीत ऋतु में मनाते हैं, पर दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होगी। तो इनमें से ये तीनों तो उत्तरी गोलार्ध के हैं, दक्षिणी गोलार्ध का कौन सा है? न्यूजीलैंड। उसमें ऑप्शन में था ऑस्ट्रेलिया, उसमें ऑप्शन में क्या था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी दक्षिणी गोलार्ध में। तो दिसंबर में वहां कौन सी ऋतु रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। बोले बात समझ में आई सबको? पक्की बात। अब आप एक काम करो, ये चित्र बना लो, कल इसको आकर हम लिखेंगे और एक बार वापस इसको समझेंगे। ये चित्र मैं हटा रहा हूं, ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको। ये चित्र बना लो और बाकी की बात करेंगे हम कल। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है।